नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आवर ET9 स्वदेश पे। मैं हूं अजय शर्मा। इससे पहले कि मैं आपको आज के मेहमानों से मिलवाऊं, पहले हमें देखना होगा कि बाजार ने एक्चुअली पॉजिटिव रिएक्शन दिया। जो भी मेजर्स गवर्नमेंट ने इस समय वीकेंड में अनाउंस किए, चाहे वो मेटल प्राइसेस में ड्यूटी बदलाव के ऊपर हो, दूसरे इनपुट मटेरियल्स के ऊपर चेंजेस किए हों, या फिर एक्साइज ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे काटी है, जिससे एक तरफ तो कंज्यूमर को काफ़ी राहत मिलेगी, दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी। सीमेंट के प्राइसेस नीचे आएंगे क्योंकि सीमेंट का बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन होता है। इनफैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट मिलेगा। मेटल प्राइसेस नीचे आए, स्टॉक प्राइसेस भले ही नेगेटिव रिएक्शन हो, लेकिन जो कदम उठाए सरकार ने वो इस डायरेक्शन में है कि जो इनपुट इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस तरफ जो मटेरियल्स हैं, की रॉ मटेरियल्स हैं, उनके प्राइसेस में एक तरह की लगाम आए। आज हमारे साथ 3 स्पेशल मेहमान हैं। सौम्यकांति घोष SBI इकोनॉमिक रिसर्च के, देवीना मेहरा चेयरपर्सन फर्स्ट ग्लोबल दुबई से जुड़ रही हैं, डॉक्टर DK जोशी भी हमारे साथ बात करने के लिए हैं आज कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, मार्केट पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए ET9 स्वदेश पे। सबसे पहले बाजार का रिएक्शन देवीना आपसे समझना चाहेंगे। एकदम सरप्राइज मूव था, एक तरफ इन्फ्लेशन को काम डाउन करने के लिए लिया गया, इंडस्ट्री को राहत देने के लिए लिया गया। आपको लगता है कि जो ये सेक्टर्स हैं और ये कंपनीज हैं, इनको काफ़ी मटेरियल राहत मिलेगी इस कदम से? कुछ हद तक तो राहत मिलेगी अजय, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही चीज है ना कि आपका जो इनपुट प्राइस है वो बदल जाएगा, चाहे वो ईंधन का भाव हो या मेटल्स का भाव हो, वो अगर बदलता है तो जो जो इसको इस्तेमाल करता है उसके लिए इनपुट प्राइस कम हो जाता है। तो पहले लेवल पर तो ये रिएक्शन एकदम ठीक है। अब वो बात अलग है कि ये सब करने के लिए, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी कट हो या इंपोर्ट ड्यूटी कट हो, सेकेंड लेवल पर क्या उसका असर होगा, क्योंकि ये कहाँ से आएगा पैसा इसको कट करने के लिए। सरकार को अपना जो बोरोइंग है वो ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा बॉन्ड मार्केट में करने पड़ेंगे। तो आज आप अगर बॉन्ड मार्केट देखें तो वहाँ रिएक्शन थोड़ा सा फर्क है, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड है कि अब सरकार की बोरोइंग बढ़ेगी, तो वो जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं उस पर असर आएगा। और उसको अगर हम उस पर एक तरह से चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ना बढ़े, सरकार का बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज्यादा ना बढ़े, तो कहीं ना कहीं वो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर में कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर RBI ये इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो मेरे हिसाब से, जो कि मैं कई महीनों से आपके चैनल पे कह रही हूँ, करेंसी पे दबाव रहेगा। और करेंसी पर अगर दबाव आया तो सेकेंड लेवल पे आप अभी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की या मुद्रास्फीति की दर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस चीज का अल्टीमेटली जब असर आएगा, अगर उसका इंडियन रुपी पर असर आता है, तो फिर से आपके जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, चाहे क्रूड हो, और उसके जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स हो, उनमें फिर आपका प्राइस बढ़ेगा। तो हो सकता है कि सेकेंड राउंड में फिर से इन्फ्लेशन आए, ये भी हो सकता है। डॉक्टर घोष, आपकी राय में जो सरकार ने कदम उठाए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए, वो कितने असरदार हो सकते हैं आपके हिसाब से, और इंडस्ट्री पे उसका क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, नमस्कार। लेकिन मुझे लगता है कि इसके जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो ग्लोबली है उसमें इन्फ्लेशन एक मेजर प्रॉब्लम है। सारे देशों में इन्फ्लेशन 30 ईयर 40 ईयर हाई में है। कुछ दिन पहले जर्मनी का इन्फ्लेशन नंबर आया और 33% है। तो उसे चलते मुझे लगता है ये जो एक्साइज काट रैशनलाइजेशन है, इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा, बट इसके ओवरऑल चलते इन्फ्लेशन इस पे मॉडरेट होंगे, तो सबसे अच्छा चीज है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अच्छा चीज है कि इसमें आपको इन्फ्लेशन में थोड़ा सा कम दिखाई देगा। डॉक्टर जोशी, आपकी क्या राय है? सरकार ये एक्स्ट्रा जो खर्चा बर्डन आ गया उनकी बैलेंस शीट पे, जो स्ट्रेच हो रहा है, कंज्यूमर से प्रेशर मूव होके वो आ गया गवर्नमेंट की बैलेंस शीट पे, ये एक्स्ट्रा पैसे की जो ज़रूरत है, एक तो कितना ज़रूरत है आपके हिसाब से, और वो कहाँ से आ सकता है आपके हिसाब से? बोरोइंग, या फिर अब बात हो रही है कि सूटी का स्टेक भी बेचेंगे ITC में, हिंदुस्तान जिंक में, वो भी बात हो रही है, बट आपके व्यू में क्या होता है?
देखिए, इस साल खर्चा तो बहुत बढ़ गया है। सिर्फ यही नहीं, फ्यूल प्राइस घटाने के कारण, एक्साइज ड्यूटी घटाने के कारण ही उनके रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, पर जो दूसरे खर्चे हैं, चाहे वो फूड सब्सिडी हो, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इससे एक नेगेटिव असर बैलेंस शीट पे आया, जैसा कि आपने ठीक कहा। पर साथ साथ ये भी आप देखिए कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रहेगी, उससे टैक्स कलेक्शंस ज्यादा रोबस्ट रहेंगे। तो एक तरफ से आपका खर्चा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से थोड़ा रेवेन्यू को इन्फ्लेशन का बूस्ट भी मिल रहा है गवर्नमेंट रेवेन्यू को। तो ओवरऑल हमारा मानना है कि करीब 4% ऑफ जीडीपी एक्स्ट्रा नेट इम्पैक्ट पड़ेगा। देवेना, आपके हिसाब से एक मार्केट पार्टिसिपेंट और बाजार के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए आप क्या देखना चाहेंगी सरकार से, गवर्नमेंट से बूस्ट करने के लिए जो मेजर्स आपको लगता है बाजार पसंद करेगा? ऐसे समय में एक तरफ ग्रोथ की भी उतनी ज़रूरत है जितनी इन्फ्लेशन को काबू में करने की है। हमने पहले भी देखा है गवर्नमेंट ने ग्रोथ को प्रेसिडेंस दी है फिस्कल डेफिसिट के सामने। तो अगर उसी तरह का मैसेज जाता है तो क्या आपको लगता है बाजार वेलकम करेगा उसको? अब तो मेरे ख्याल सरकार जो कर सकती थी एक तरह से कर दिया है। अब उसके अतिरिक्त हम लोग चाहें कि सरकार कुछ और करेगी बाजार के लिए या इवन ग्रोथ के लिए, वो थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जैसा कि आपने बोला पहले भी सरकार ने उसको ऊपर जाने दिया। ये सब मेजर्स जो आएंगे उसके कारण वो और ज्यादा ऊपर जाने की आशंका तो बढ़ी जाती है। लेकिन तो अब क्या आपके पास उपाय बचा है ग्रोथ बूस्ट करने के लिए? वो बहुत अधिक चीजें सरकार के पास तो मुझे नहीं नजर आता कि मैं कहूँ कि अब ये और कर देना चाहिए, क्योंकि उतना रूम नहीं है फिस्कल साइड पे कि आप और कुछ कर सकें। डॉक्टर जोशी, आपके क्या व्यू है, जो ग्रोथ का नंबर आपका खुद का क्या है, सारे डेटा पॉइंट्स को और वर्स्ट के सिनेरियो को मानते हुए नेक्स्ट 12 महीने में किस तरह की ग्रोथ आपको हिंदुस्तान में होती हुई नजर आती है? पार्ट 1 और पार्ट 2, क्या आपको लगता है इन्फ्लेशन का पीक बन चुका है या कह नहीं सकते अभी? इन्फ्लेशन तो पहले लेट्स स्टार्ट विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का पीक अभी नहीं हुआ है और हमारा ये मानना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल ईयर इन्फ्लेशन रहेगी करीब 7% के करीब, और सेकेंड हाफ में ये नीचे आएगी और फोर्थ क्वार्टर तक जाके ये 6% जो आरबीआई की अपर रेंज है उसके नीचे आएगी। तो अभी इन्फ्लेशन पीक आउट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, डिमांड डिस्ट्रक्शन बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महंगाई की दर जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपको कंज्यूमर का डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो होता है वो उसको हर्ट करती है। साथ साथ जो कंपनीज हैं उनके लिए मार्जिन स्क्वीज बन जाता है, क्योंकि सारी डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो सब कुछ सारी इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेस पास ऑन कर सके, तो कंपनीज को मार्जिन पे स्क्वीज लेना पड़ता है। पर जो ग्रोथ का सिनेरियो अभी उभर के आ रहा है उसमें ये बात बड़ी साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि इस साल का जो ग्रोथ ड्राइवर रहेगा वो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज रहेंगे। और कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज में चाहे वो आपके एयरलाइंस हो, चाहे आपकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, होटल हो, इन सब में डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये बहुत ही लैगिंग था। ये इन सेक्टर्स में जो ओवरऑल जीडीपी का साइज है वो अभी भी 2019-20 से करीब 11% कम है। तो इसमें एक बहुत जबरदस्त उछाल इस साल देखा जाएगा, क्योंकि कोविड जो है वो लार्जली अंडर कंट्रोल ही नजर आ रहा है, और अगर फैल भी रहा है तो उसका कुछ ज्यादा इकोनॉमी पे विपरीत असर नहीं पड़ रहा है। तो इस साल का जो की ड्राइवर रहेगा वो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज रहेंगे। और बाकी एग्रीकल्चर में मॉनसून नॉर्मल है, तो और अगर ऐसे नॉर्मल रहते हैं और कोई वेदर इवेंट्स नहीं होते हैं एडवर्स, तो हम देखेंगे कि कृषि क्षेत्र भी थोड़ा थोड़ा ठीक करेगा। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई दर की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन का पीक प्रोसेस बन रहा है, या अभी लगता है कि कुछ और महीनों तक इन्फ्लेशन एलिवेटेड रह सकता है? क्योंकि हमने कई एग्री कमोडिटीज और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के प्राइसेस को नीचे आते तो देखा है। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ये आपने एक अच्छा चीज बोला है। मुझे लग रहा है कि देखिए जो पॉइंट, जो मुद्दा है कि इन्फ्लेशन नीचे जाएंगे कि नहीं, मुझे जो लगता है कि अभी पहले जो हाफ है सितंबर तक को जो इन्फ्लेशन नंबर्स आएगा वो 7% के ऊपर ही रहेगा, लेकिन शायद 7.8% जो हमने टार्गेट किया शायद वो पीक है। तो उसके बाद ही इन्फ्लेशन नंबर नीचे जाएंगे। सेकेंड हाफ में इन्फ्लेशन नंबर्स कम होने लगेंगे। मार्च तक
हो सकता है कि इन्फ्लेशन 6% का नीचे आ जाए, लेकिन अभी ये बोलना मुश्किल है। तो ओवरऑल आज 7.8% थे। मार्च तक अगर इन्फ्लेशन 6% का नीचे आ जाते हैं तब गवर्नमेंट और आरबीआई को भी थोड़ा सा राहत मिलेंगे, क्योंकि ये बात भी है कि अगर ज्यादा दिन तक इन्फ्लेशन ऊपर रहते हैं उसके लिए, उस सबके लिए खतरा रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इन्फ्लेशन नंबर्स इलेवेटेड रहेंगे, सितंबर तक रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो नीचे गिरायत होगा। बट जो मुद्दा है कि जो दूसरा कारण, जो दूसरा मैं चीज बोलना चाहता हूँ, यानी ये एक्चुअली आपने जो अभी जो बात बोला कि काफी सारे प्राइसेस पे डिक्लाइन आया है, ये डिक्लाइन भी खुशी का बात है। और इससे क्या होता है, अगर बहुत दिन तक इन्फ्लेशन, रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अभी थोड़ा सा नीचे है, इसके लिए क्या होता है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी एक असर होता है। तो मैं सरप्राइज नहीं रह जाऊंगा कि ऑयल का दाम अगर थोड़ा सा नीचे भी आ गया, क्योंकि अभी ग्लोबल डिमांड भी कम है और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ऑयल का दाम भी थोड़ा नीचे आ जाए। तो सब चलते इन्फ्लेशन का आउटलुक थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे अगर सब कुछ ठीक ठाक चलते हैं कि 6% इन्फ्लेशन हम मार्च तक दे सकते हैं, अगले साल का मार्च तक। अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन होने लगा इस इन्फ्लेशन के चलते, कहीं ना कहीं डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा। यूएस में हमने देखा है होना शुरू हो गया है, होम सेल्स महीने के महीने कम की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। डिमांड सेक्शन यहाँ भी हो सकता है। तो क्या वो एक नेचुरल बैलेंसिंग मैकेनिज्म बन सकता है आपकी राय में? डिमांड डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है बहुत समय से, मतलब वो अभी होगा ऐसा कुछ नहीं, अभी तो हो ही रहा है। बिकॉज ये जो यूएस का उपभोक्ता था उसके पास बहुत कुशन था, सरकार ने उतना पैसा दिया था, उनका डेट वहां से खत्म हो गया था। तो हाउसिंग तो एक चीज है, वहां पर तो खैर मॉर्गेज रेट्स बढ़ रहे हैं तो वो अलग चीज है। पर आप अगर भारत की तरफ देखें तो जो उपभोक्ता है उसका जो उसका महीने का बजट है वो तो तहस नहस हो गया है। आप खाने की चीजें देखें, आटे से लेके खासकर कि खाने का तेल जो है, और ऊपर से ये पेट्रोल वगैरह भी, तो सब, और बाकी सब चीजें भी। आप इस बार अप्रैल का नंबर देखें तो एक साल में क्लोथिंग का जो आइटम है वो 10% ऊपर गया है, बिकॉज कॉटन का भाव दुगने से ज्यादा हो गया है, सिंथेटिक टेक्सटाइल भी ऊपर चले गए हैं। तो हर तरह से जब आप जो चीज आपकी रोज की जरूरत की चीजें हैं उनका दाम इतना बढ़ जाएगा तो बाकी चीजों में आपके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं रह जाता है। तो जो वो चीज तो आप इवन पिछले साल आप देखें तो टू व्हीलर सेल्स 10 साल के सबसे कम वॉल्यूम पे है। मतलब 10 साल का आप सोचिए किस लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं। आप कार्स में देखें चाहे रियल एस्टेट में देखें, आप देखेंगे कि जो जो अपर इनकम वाले लोग हैं उनके लिए जो प्रीमियम चीजें हैं वो बिक रही हैं, प्रीमियम कार्स बिक रही हैं, प्रीमियम घर बिक रहे हैं, पर उसके नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं बिक रहा है, वहां बिल्कुल ग्रोथ नहीं रहा है। और वो इन्फ्लेशन इतना बढ़ने से पहले ही वो हालत हो रही थी। आप इवन एफएमसीजी कंपनीज में देखें तो वहां भी आपको पता है कि प्राइस बढ़ता है तो वॉल्यूम घट रहा है, तो वो प्रॉब्लम तो है ही। तो ये मतलब कोई बहुत ही आसान स्थिति नहीं है सरकार के लिए या आरबीआई के लिए भी एक तरह से मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉय हैं उनके लिए तो ये पीरियड अच्छा रहा है, बट उसके नीचे तो अभी भी वो जो नॉर्मल जो नागरिक है उसके लिए तो ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। हमने देखा कि बहुत सारी एजेंसीज ने इंडिया के ग्रोथ एस्टिमेट को नेक्स्ट 12 महीने के लिए नीचे स्केल बैक किया है, क्योंकि पूरे ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स आ गए हैं। लगभग हर रीजन वर्ल्ड का इस समय कम ग्रो कर रहा है और चैलेंजेस हैं। आपके हिसाब से सारे वर्स्ट केस सिनेरियो को एक बार अगर हम मान भी लें तो आपका एस्टिमेट क्या है इंडिया के ग्रोथ का फॉर नेक्स्ट 1 ईयर? देखिए, ये तो बात है कि ग्रोथ में कुछ इम्पैक्टेड होगा। अभी जो मुद्दा है कि आरबीआई हम किसको सैक्रिफाइस करना चाहेंगे, ग्रोथ को ज्यादा नहीं इन्फ्लेशन को ज्यादा। आरबीआई का अगर स्टेटमेंट पढ़े, फॉरवर्ड गाइडेंस ऑफ गवर्नर का पढ़े, उनका फोकस अभी इन्फ्लेशन के ऊपर है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐसे एक मुद्दा है वो बहुत जल्दी पॉलिटिकल भी बन सकते हैं। उसके लिए सारे गवर्नमेंट चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, और अगले 4-5 साल से इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में ही था। नाउ ये जो और ग्रोथ का जो आप, तो इसके लिए मुझे लगता है कि ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट हो सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा है।
सबसे बड़ा बात है कि आपको भी पता है कि हमने एक ट्रांसमिशन रेजिम में है, उसको हम एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट ट्रांसमिशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जितना आप डिपो बढ़ाते हैं वो पूरा ही आपको रेट में बढ़ जाएंगे। तो अगर ऐसे होता है, समझ लीजिए कि आरबीआई ने, गवर्नर भी बोला कि हमको प्री पेंडेमिक रेट में बहुत जल्दी पहुंचना है। तो अगर हमने प्री पेंडेमिक रेट जो 5.15% था, अगर तो उसका मतलब कि अगले 2 पॉलिसी में हमको 75 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाना है अगर हम अगस्त तक वहां पर पहुंचना चाहते हैं। उसका मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 75 बेसिस पॉइंट डायरेक्टली बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग की ओपिनियन है कि ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट हो सकते हैं कि ज्यादा है। 7.2% का जो आरबीआई प्रोजेक्शन है, हो सकते हैं कि प्रोजेक्शन उससे भी नीचे आए, लेकिन अभी जो मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको इन्फ्लेशन को कंटेन करना है, तो एक ना एक तो हमको कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए, और गवर्नमेंट के जो लेटेस्ट कदम उठाए गए हैं महंगाई को काम डाउन करने के लिए और कंट्रोल में लाने के लिए, बाजार उसको कैसा रीड करेगा, इकोनॉमी पे वो क्या असर डालेगा, ये सब हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ET Now स्वदेश।